हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, टेस्ट हम लोग का आज 5वां होने जा रहा है फिजिक्स का। तो हम लोगों का टेस्ट अब शुरू हो रहा है। आप लोग पुनः कॉपी और पेन ले लें और 10 प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है उन्हें अटेम्प्ट करने का कोशिश करें और कोशिश करें 8 से ऊपर नंबर आए। 8/10 प्लस अगर आता है तो इसका मतलब है कि इस लेवल के प्रश्न में आपका तैयारी अच्छा है। प्रश्न है, रक्त दाब नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? 3 सेकेंड टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एस्फिग्नोमेनोमीटर रक्त दाब नापने के यंत्र को हम लोग एस्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, रडार उपयोग में आता है? कहता है ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग द्वारा वस्तु का पता लगाना। प्रकाश तरंग द्वारा नहीं होगा, गलत है ये। ध्वनि के तरंग द्वारा नहीं, रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करना। रेडियो तरंग द्वारा याद रखेंगे, रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? बिल्कुल सही बताया आपने। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए या सुमेल कीजिए। और प्रश्न रहा यह बिल्कुल, भूकंप का तो आप जानते हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंप का आपको तो पता है, सिस्मोग्राफ, भूकंप सिस्मोग्राफ। ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, विद्युत धारा के लिए आमीटर और प्रतिरोध के लिए ओम। तो मिला लीजिए, ए का दो तो सी नंबर तो होगा नहीं। ऊंचाई का अल्टीमीटर बी का 3, तो बी में 3 सभी में है। विद्युत धारा का मीटर तो सी का 1, सी में 1 तो यहाँ है, बी में है नहीं, डी में है नहीं। आंसर ए अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ये सुमेल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, फेदोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं। बेरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं और अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापते हैं। इस पर हम एक वीडियो बनाकर ले आए हुए हैं, मापक यंत्र, क्योंकि यह वीवीआई टॉपिक माना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा है, तो अगर आपको देखना हो तो आप द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन का प्लेलिस्ट में जाएं और यह वीडियो ज़रूर देख लें। बहुत कम समय में लगभग 50 के अप्रोक्स हमने याद करवाया है। और अगर आप वो याद कर लें, वही करीबन 12 से 15 मिनट में हमने याद करवाया है, तो आप चाहें तो वहाँ से यह वीडियो खोल कर देख सकते हैं। तो मिला लीजिए, ए का 4, ए में 4 किसमें है? ई तो होगा नहीं, डी नंबर होगा नहीं। बेरोमीटर वायुमंडलीय दाब बी का 1, बी में 1, बी नंबर में तो है, सी में तो है नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि सुमेल कीजिए। फिर एक प्रश्न आ गया सुमेल करने वाला, और आप इसे भी अटेम्प्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? वायु वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या मापते हैं? सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप को, बेरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। तो ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हम अटेम्प्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का यह 46 नंबर का प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर ये रहा। झूठ का पता लगाने वाले या वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। झूठ बोलने वाले का अगर पता लगाना हो तो पॉलीग्राफ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक होगा पायरोमीटर। ये इसको हम लोग उच्च ताप के लिए बढ़ा चुके हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ एक है गायरोमीटर। इसका यूज़ करते हैं जैसे घूमती हुई वस्तु की गति को मापने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु घूम रही है और उसका गति पता करना है, तो उसको मापने के लिए हम लोग गायरोस्कोप का यूज़ करते हैं। कोई वस्तु घूम रही है और उसका गति मापना है तो उसका हम लोग गायरोस्कोप का यूज़ करते हैं। अगला है काइमोग्राफ। एक्चुअल में शरीर की क्रिया को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला ये यंत्र होता है। शरीर का जो एक्शन होता है, क्रिया होता है, उनको ग्राफ के द्वारा निरूपित करता है। यह इस यंत्र के द्वारा हम लोग शरीर की क्रिया को ग्राफ के द्वारा हम लोग नियंत्रित करते हैं। उसको काइमोग्राफ कहते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप, गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु का गति मापना, अब पॉलीग्राफ से झूठ बोलने वाले का पता लगाना। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका ये, साधारण यंत्र किस प्रकार की सहायता करता है? 3 सेकेंड का टाइम है मात्र। बिल्कुल कहता है कम काम करने में, बिल्कुल बकवास। कहता है कम बल का प्रयोग करके उतना ही मात्रा में काम करना, ये तो सही बात है। कोई भी हम जो मशीन का यूज़ करते हैं, साधारण यंत्र का, मेरा मकसद होता है कम ऊर्जा में कम समय में ज़्यादा काम करना। तो उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने के लिए हम क्या है, मशीन का यूज़ करेंगे। उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज़ी से करने में, देखिए उतनी ही मात्रा में काम, यहाँ स्टूडेंट इसमें फंसेगा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप तर्क करें। कहता है कम बल का प्रयोग करके भी, तो बल का प्रयोग कम, उसके बावजूद भी उतना ही मात्रा में काम करना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह टेक्निकल क्वेश्चन भी है, अगर आप इसे ध्यान से समझें। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ने यहाँ पर जो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग बहुत सारा विद्यार्थी बढ़ेगा मारे होंगे, ये जो कि गलत है। उसका रीडिंग घट जाएगा। बहुत अच्छा, कुछ विद्यार्थी का सही भी है। बहुत अच्छा। आइए इसको हम समझते हैं। जरा ध्यान दीजिए, एक तराजू है, इस पर कोई इंसान खड़ा है, तो वही कहता है एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वो गहरी सांस लेगा, तो आप बताइए जब सांस कोई व्यक्ति लेता है तो क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। तो जितना ऑक्सीजन लिया तो गहरा सांस लेने के लिए उतना ही पहले छोड़ा होगा अंदर से, तो छोड़ा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा छोड़ा होगा। अब हमें ये बताइए कि अगर मान लेते हैं समझने के लिए, अगर हम 10 ग्राम के लगभग में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और 10 ग्राम मतलब अगर हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े और हम फिर उतना ही, जैसे गहरी सांस लेने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं अंदर से, उसके बाद हम ऑक्सीजन को जो ले रहे हैं, तो इसमें से कौन सा गैस भारी होता है? अगर हम तुलना करें कंपैरिजन में, ऑक्सीजन भारी या कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है। तो हमारे बॉडी में पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड था, तो पहले वजन इसके तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में कुछ ज़्यादा होगा।
लेकिन अब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े और ऑक्सीजन उतना लिए तो हमारे शरीर का वजन क्या हो गया होगा, कुछ घट गया होगा। तो क्या होगा, रीडिंग घटेगी। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, घटेगी। अगला है 49 नंबर का प्रश्न, थोड़ा ध्यान देंगे। 49 नंबर का प्रश्न है आपका, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करता है या अपकेंद्रीय सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इसका मतलब आपसे अदिश राशि पूछ रहा है कि कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि अदिश है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक बात बताइए, कौन सा राशि अदिश है। यहाँ विस्थापन है, हमने बताया था कि जब वह दिखे इसका मतलब ये सदिश है, तो ये तो होगा नहीं। वेग वह दिख रहा है, सदिश है, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ब सदिश दिखे, होगा नहीं। तो आंसर क्या लगाएंगे, आयतन लगाएंगे, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। हम सामान्यतः हम आपको बताए हुए थे कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम लोग सदिश कहते हैं। बिल्कुल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे अदिश कहते हैं। तो एक लॉजिक बताया था कि इससे जनरली हम लोग क्वेश्चन को छांटने में गलत कर जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई टेक्निक है नहीं, ऐसा कोई रूल होता नहीं है। बट हमने एक लॉजिक बताया था कि जिसमें वो या ब दिखे वो सामान्यतया सदिश होगा। लेकिन जब एक अपवाद दाब को छोड़कर, दाब में ब है लेकिन इसको छोड़कर। तो दोस्तों हम लोगों का ये 10 प्रश्न का टेस्ट था और एक हमें पूर्ण विश्वास है कि अच्छा आपने इनको स्कोरिंग किया होगा। हम लोग पुनः अगले 10 प्रश्न का सीरीज लेकर आएंगे। यहाँ पर हम लोग लेते हैं विराम। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो आगामी एग्जाम है आप उसमें ज़रूर सक्सेस करें और इसी तरह से द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन को फॉलो करते रहें। भगवान आपकी सफलता, ऊपर वाले आपकी सफलता, ईश्वर आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित करेगी।